गुड मॉर्निंग 10th क्लास बेटा। आज हमारा पाठ है अगला। एक कहानी है, अभी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। ये पाठ शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पाठ में बताया है कि लेखिका मन्नू भंडारी ने अपने जीवन का वर्णन किया और उस समय में जब वो पढ़ाई करती थी, यानी कि 10वीं 12वीं और बीए जब वो कर रही थी, तो उस समय में देश में स्वाधीनता आंदोलन चला हुआ था। यानी कि देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक जो आंदोलन चलाए जा रहे थे। ये बात 1944-45 के आसपास की है। वैसे लेखिका का जन्म 1931 में हुआ है, तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ आज़ादी के बारे में बता रही है कि उस समय आज़ादी के सभी के मन में आज़ादी के प्रति जो है एक लगाव था। सभी ये चाहते थे कि अपना अपना योगदान हर किसी न किसी रूप में अवश्य दें। तो यहाँ लेखिका भी अपना योगदान उस आज़ादी के आंदोलन में देती है। तो पढ़ते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, किंतु मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान से। लेखिका कह रही है 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत ही अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अखबारों में या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ ही रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सुबह से शाम तक हम सबकी इच्छाओं का पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने हेतु सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के केवल वे उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों उन्होंने 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख कर पढ़ाया भी है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे तथा उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम न थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी तरफ बेहद क्रोधी और अहमवादी। पर यह सब तो मैंने मात्र सुना देखा। देखिए यहाँ लेखिका कह रही है कि यहाँ अपने पिताजी के बारे में बताया है और अपने जन्म के बारे में बताया। लेखिका कह रही है कि मैं मध्य प्रदेश के भानपुरा में जन्मी थी, लेकिन उनकी जो याद शुरू होती है, यानी कि उनका जो बचपन, जब से उन्हें याद है बचपन की, तो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से। वहाँ उनके पिताजी रहते थे। पिताजी साहित्य प्रेमी भी थे, पुस्तक पत्रिकाओं को पढ़ते रहते थे और कुछ अपनी राय भी देते थे। लेकिन उनकी माँ बड़ी सहनशील व्यक्तित्व वाली औरत थी, जो सबकी आज्ञाओं का पालन करती। और यहाँ पर पिताजी के बारे में बताया, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। 8-10 बच्चों को मुफ्त में ही अपने घर रखकर पढ़ाया करते थे, उनका खर्चा सभी उठाते थे। तो यहाँ कह रहा है इस तरह से। आगे है, आगे देखते हैं। तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते हुए पिताजी थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से चलकर अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले ही के बल पर बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इस काम ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, लेकिन अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना भी शुरू कर दिया। आगे है,
सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण तथा अधिक विस्थापित उनका अहम उन्हें इस बात की अनुमति तक नहीं देता था कि वे अपने बच्चों को तो कम से कम अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं और हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना आक्रोश बनकर हमेशा माँ की कंपाती माँ को कंपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने वाली कैसी गहरी चोटें लगी होंगी वे, जिन्होंने आंख मूंद कर सब पर विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना अधिक शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जब वे वहाँ से इंदौर से अजमेर आए तो इंदौर में उन्हें आर्थिक झटका लगा था। उनके ही विश्वास पात्रों ने उन्हें बहुत ज़्यादा धोखा दिया। उन्होंने यहाँ आकर एक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को पूरा किया। उस शब्दकोश ने उन्हें धन दौलत नहीं दिया, लेकिन मान सम्मान तो बहुत ज़्यादा दिया। वो नहीं चाहते थे कि अपने घर की गिरती आर्थिक व्यवस्था में अपने बच्चों को भागीदार बनाएं। आगे पढ़ते हैं। किंतु यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो केवल देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी तथा खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या फिर अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर कैसी ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली पतली तथा मरेल भी थी। गोरा रंग पिताजी की बड़ी कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना तथा फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव को ग्रंथि पैदा नहीं कर दी, वरन नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद में आज तक उससे उबर नहीं पाई। लेखिका कह रही है कि पिता की कमजोरी था कि उसकी जो बड़ी बहन थी उससे 2 साल बड़ी थी सुशीला, वह खूब स्वस्थ गोरी हंसमुख थी। उसे उसके पिता ज़्यादा स्नेह करते थे। और लेखिका जैसा कि यहाँ पर दुबली पतली मरियल काली थी तो उसे स्नेह नहीं करते थे, कम स्नेह करते थे उसकी अपेक्षा। तो उसके मन में ये ग्रंथि उसके यानी कि ये हीन भावना पैदा कर दी थी। और जो अपने नाम की वो है वो आज भी लेखिका उस चीज़ को अपने पर महसूस करती है। आज भी जब परिचय करवाते समय कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का कोई जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते ही मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर जल्दी से भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। अपने पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज सहसा अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक साफ दिखाई देती है। अपनों के हाथों ही विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा हुआ शक होश संभालने के बाद से ही अपने पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी तकरार ही चलती रही। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं तो कुंठाओं के रूप में, तो कहीं प्रतिक्रिया के रूप में और कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर ही अपनी परंपरा और पीढ़ियों को
नकारने वालों को क्या वास्तव में इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस प्रकार उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का अत्यधिक दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो कर ही नहीं सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से तो कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशक्ति थी शायद उनमें। पिता की हर जयादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश तथा जिद को अपना फर्ज समझकर वे बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ भी मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हमारे सारे भाई बहनों का पूरा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका ऐसा त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब इस पैतृक पुराण को यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी स्मृति ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला तथा मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सभी खेल खेले। सतौलिया, लंगड़ी टांग, काली टीलो, पकड़म पकड़ाई, तो कमरों में गुड्डे गुडियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की संगी सहेलियों के साथ यूँ खेलने को तो हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने तथा कांच पीस कर मांजा सूतने का काम भी किया, किंतु उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही ज़्यादा रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना तो ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की वे दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, वरन पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी न थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा भी थे। आज तो मुझे बड़ी ही शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी स्वयं जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना अधिक संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। कम से कम मेरी 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ पर मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का प्रारंभ किया था। देखिए, यहाँ लेखिका कह रही है, अपने बारे में बता रही है कि वे 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहनों में लेखिका जो थी वह सबसे छोटी थी। बड़ी बहन की शादी के समय वह 7 साल की थी। उसकी धुंधली सी याद उसे है। लेकिन अपने से बड़ी 2 साल बहन जो है, अपने से 2 साल बड़ी बहन है, उसके साथ उसने अनेक खेल खेले, जैसे काली टीलो, पकड़म पकड़ाई, लंगड़ी टांग आदि, और बड़े भाइयों के साथ भी खेल खेले। अब लेखिका कह रही है कि मोहल्ले के घर भी उनके ही घर जैसे थे।
आस पड़ोस में आना जाना बहुत अच्छा था। कुछ पड़ोस के घर जो होते थे उनमें अपने घर जैसा ही वातावरण उन्हें मिलता था। लेकिन लेखिका यहाँ पर दुख प्रकट करते हुए कहती है कि आज फ्लैट संस्कृति है जो, उसमें ऐसा नहीं है। फ्लैटों में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने से ही सीमित होते हैं और वे एक दूसरे से कोई संबंध मतलब नहीं रखते अड़ोसी पड़ोसी से। अब लेखिका कह रही है जिस पड़ोस में वह रहती थी उसकी जो प्रारंभिक जो शुरुआती कहानियाँ थी उसके 1 दर्जन पात्र तो उसके पड़ोस के ही यानी कि उसके मोहल्ले के ही थे। आगे देखते हैं। एक दो को छोड़कर उनमें से बाकी कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, किंतु इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे ये कहानियाँ लिखते वक्त हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी चीज़ को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े ही सहज भाव से वे उतरते चले गए थे तथा उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए थोड़ी सी अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे स्वयं के लिए आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। यानी कि जो महाभोज में दास साहब पात्र हैं वो लेखिका के मोहल्ले के थे। उस वक्त तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष तथा शिक्षा में मैट्रिक पास। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली थी और शादी करके कोलकाता चली गई। मेरे दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के परे हटते ही पहली बार मुझे एक नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार ही मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी तथा कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का यह आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे तथा अपने हिसाब से वहाँ रहना तथा उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना होता था। घर में आए दिन अनेक राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और उनकी जमकर बहसें होती थीं। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी अथवा नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे यही चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों तरफ क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। 1942 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खौलसा गया था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके अपने आपसी विरोध तथा मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों तथा देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों ने मुझे जरूर आक्रांत रहता था। अतः 10वीं कक्षा तक तो आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी तथा
बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबों भी पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही मैं 10वीं कक्षा करके फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कखरा सीखा, वह 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल उसमें नियुक्त हुई थीं। उन्होंने बाकायदा मुझे साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। केवल पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद ही चुन चुन कर किताबें दी और पढ़ी हुई किताबों पर बहसें भी। तो 2 साल बीतते बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर अज्ञे, जैनेन्द्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो बस फैलती ही चली गई। उस वक्त जैनेन्द्र की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत ज़्यादा आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत ही अच्छा लगा था। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, किंतु उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ वर्षों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को दोबारा पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, बल्कि उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। और इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा नाटक पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए अपनी उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, वरन घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की गतिविधियों या परिस्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से भी खींचकर उसे परिस्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946-47 के दिन वे परिस्थितियां उसमें वैसे भी तब घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण प्रत्येक शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर एक युवा का उन्माद। मैं भी तब युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते हुए खून को लावे में बदल दिया था। अब स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और दूसरा घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा तो यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, उन्हें जानूं समझूं, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती तथा लड़कों के साथ शहर की सब सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उसके लिए बमुश्किल हो रहा था और किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रगों में खून की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा डर कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना तथा अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से जो टक्कर लेने का सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक भी वह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि ये कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत कि हर एक व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए,
कुछ ऐसे काम करके दिखाने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो तथा वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप भाजन से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी स्वयं आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही आखिर क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा अब वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा ऐसा अनुमान था, इसलिए मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि जब लौटकर बहुत कुछ कुमार निकल जाए तब ही बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना ज़्यादा रौब है तेरा। सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर ही चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार यही आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बैठा लूँ। चूँकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और यदि तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सब लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे भी लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो वे जाते समय मुझे जाते समय मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ अब बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कैसे कोई रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी ये सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न तो अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न अपने कानों पर यह हकीकत थी। लो एक घटना और। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी स्कूलों, कॉलेजों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो हड़ताल नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर, यानी कि मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। और इस बीच पिताजी के एक निहायत ही दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी प्रकार से पिताजी की डू उतारी। उसे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखो आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ यह हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। हमारे आपके घरों की लड़कियों को क्या शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का भी ख्याल रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगा कर चले गए। यहाँ से बेटा ऊपर की 3 लाइन छोड़ को ये देखिए चौथी लाइन। वे तो आग लगे कर चले गए और मेरे पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब तो यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद कर दो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इन सब से बेखबर मैं रात होने पर जब घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित एवं सम्मान्य डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, चौपड़ पर तुम्हारा दिया भाषण सुनते ही मैं तो सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम भी घर में घुसे
रहते हो भंडारी जी, घर से भी निकला करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे बस धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और मेरे पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे अब गर्व में बदलता जा रहा था। अंदर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो उन डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, और यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों तरफ से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच तथा झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में रहा हो। किंतु पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। एक तरफ विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी तरफ अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतनी ही सजगता। परंतु क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का कतई भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने एक नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन भंग करने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे। इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर क्लासेस को बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना अधिक मचा कि कॉलेज वालों को अगस्त में आकर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी, किंतु सबसे बड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई थी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो बेटा ये पाठ है, ये आपको लर्न करना है, यानी कि पढ़ना है, और ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।